मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लगातार भारत का जो विभाजन हुआ 47 में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। विभाजन ने असल में इतने दंश हमें दिए हैं, इतना दुख दिया है, इतनी पीड़ा दी है, हमारे अंदर इतना खौफ बैठाया है कि उसको ठीक से देख समझ लेना बहुत ज़रूरी है। फिर से कोई ऐसी स्थिति ना खड़ी हो जाए, वो जो तब विभाजन हुआ उससे कुछ सीखें ले लें, उस कालखंड को ठीक ठाक से समझ लें और विभाजन की इस पूरी कहानी को जिन्ना के नज़रिए से सर समझा रहे हैं हमें। डॉक्टर अमरजीत सिंह सर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा है जिन्ना को लेकर, और उनकी दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है। और कल इस कड़ी का जब दूसरा लेक्चर था तो 37 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के जो नतीजे थे, उन्होंने किस तरह से जिन्ना की जो पूरी स्ट्रेटजी है उसको प्रभावित किया। बहुत सारे लोग तो उसको एक तरह से उद्गम मानते हैं पाकिस्तान के बनने का, पर सर उसके एक साल बाद जाते हैं जो लखनऊ में 38 में जो सेशन होता है मुस्लिम लीग का, तो सर बिल्कुल साफ बीज वहाँ से पनपते हुए देखते हैं, जो फिर वो विभाजन की तरफ बढ़ते हैं और इस गति से बढ़ते हैं कि फिर वो किसी के रोके रुकते नहीं। विभाजन के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्थितियाँ जानकार लोग बताते हैं जिम्मेदार रही हैं, पर इस पूरे घटनाक्रम के जो केंद्र में रहे वो मोहम्मद अली जिन्ना ही रहे। और बार बार सर अपनी पूरी बातचीत से ये हमें समझाने की और विस्तार के साथ उसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस व्याख्यान के तीसरे दिन में आइए प्रवेश करते हैं। तो विकास, जो हमने इस कड़ी में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया सीरीज में जो कल डिस्कस किया था उससे आगे चलेंगे। और जैसा कि आपने शुरुआत में प्रश्न भी रखा, 37 के चुनाव में जो कुछ हुआ और चुनाव के बाद की जो प्रक्रिया थी और जिस प्रकार से बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने काम करना शुरू किया, वो क्या था, किस प्रकार से था, तो उस पर व्याख्या करें, तो उस पर चर्चा करेंगे आज। एक बीच में घटना का जिक्र भी आपने किया, वो भी आज आएगी, वो घटना भी आपको बताएंगे। वो जो घटना का जिक्र आप कर रहे हैं वो 37 का एक लखनऊ सेशन जो है उससे संबंधित है और उसी पे ही चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा उसी पे रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन जो है ना 1937 में अक्टूबर में लखनऊ में हुआ था, तो हम उसी पे करेंगे चर्चा सारी। तो जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया, उसमें हमने ये 37 के चुनाव के जो परिणाम थे उसकी बात करी। फिर उसके बाद जो सरकार बनी और जो कांग्रेस ने उसमें गलती की और नाराज़गी हुई मोहम्मद अली जिन्ना की, आपने गलत किया हमारे साथ। लेकिन उसमें मैंने ये बात कही थी कि जिन्ना को, लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी उस समय कि उसे 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नहीं हराया था, उसको ब्रिटिश राज ने नहीं हराया था, उसको हराया था मुसलमान ने, जिसके लिए वो 1935 में इंग्लैंड में सब कुछ छोड़ के आ गया था। और उसने ये भी तय कर दिया था और बताया था, भाई मैं तो बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की थी। मैंने बताया था आपसे, चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं कि वो सभी जो उस समय प्रांतीय स्तर के बड़े बड़े मुसलमान नेता थे, जो बड़े नाम थे, उनसे मिलके समझौता करने का प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए 37 के चुनाव के पश्चात उसे समझ में ही आ गया बिल्कुल। मुस्लिम जनता का समर्थन तो बहुत दूर की बात थी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे जिन्ना भी, लेकिन मुस्लिम जनता का प्रभाव जो कर रहे थे या मुस्लिम जनता को जो प्रभावित कर रहे थे नेता, अब उन तक पहुंचने का तरीका वो ढूंढना उन्होंने शुरू किया। कांग्रेस का विरोध भी उसी से हो सकता था और ब्रिटिश का समर्थन भी उसी से मिल सकता था कि पहले अपने आप को दिए तो साबित करें कि आप एक विशेष प्रकार के जो है संप्रदाय के, एक विशेष धार्मिक समुदाय के जो है नेता हैं, धार्मिक समुदाय की आपकी पार्टी है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया, वहीं से शुरू करेंगे। जिन्ना को समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि जिन्ना कर क्या रहे थे। इसी संदर्भ में हमने मोहम्मद इकबाल का भी जिक्र किया था, उनके जो लेटर्स हैं, या इसी संदर्भ में बताया था कि चौधरी रहमत अली की भी जो राइटिंग्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, उनको भी रेफर करते हैं। इसके हमें उदाहरण मिलते हैं। 1937 के इन मिडल के महीनों की तरफ अगर हम ध्यान दें, अप्रैल के बाद के जो हैं
महीने इनकी तरफ यदि हम ध्यान दें तो राष्ट्रीय स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे मुस्लिम लीग के कोई बहुत अधिक नेता नहीं थे जिनके साथ जिन्ना जो है विचार विमर्श कर सकें या जिनसे बातचीत कर सकें, गिने चुने हैं, लेकिन उनके साथ उनकी बातचीत होती है। जैसे लियाकत अली खान तो है ही है, लियाकत अली खान के अतिरिक्त बॉम्बे के जो है मुस्लिम लीग के नेता हैं आई चौधरीगर, तो इनके साथ इनकी लगातार यहाँ पे बातचीत है जिसके हमें मुस्लिम लीग के दस्तावेज में जो है जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त जो यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो थे ना नेता मुस्लिम लीग के, उनके साथ काफ़ी इनका जो है संपर्क है इन महीनों के दौरान। चौधरी खालिद जम्मन जिसने बाद में पुस्तक भी लिखी है पाथवे टुवर्ड्स पाकिस्तान, या इसी तरह से राजा ऑफ महमूदाबाद अमीर अहमद अली, बड़े यंग हैं ये, 23 या 24 वर्ष के उस समय रहे होंगे। या HS सोहरावर्दी, ये बंगाल के मुस्लिम लीग के नेता थे और कोलिशन में सरकार भी चला रहे थे, इनके साथ है। इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर हम देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो लियाकत अली खान या फिर राजा ऑफ महमूदाबाद और चौधरी खालिद जम्मन। राजा और महमूदाबाद के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में मैंने देखे थे, ये मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा जिक्र किया था। ये जिन्ना अपने पुत्र के समान इनको मानते हैं और सही मायने में ही अपना वो पुत्र के समान उन्होंने प्यार किया है इसको, और ये बुलाने में उनको अंकल चचा कह के बुलाते हैं, इसके रिकॉर्ड मिलते हैं हमें। और ये इनके पिता जो थे ना राजा ऑफ महमूदाबाद, जिनका 1931 में स्वर्गवास हुआ, वो जिन्ना की जब रतन बाई से जब मैरिज हुई है उसके साथ जो जैसे होता है मुस्लिम उसमें होता है गवाह होता है उसमें, तो गवाह जो है ना वो इसके पिता थे बॉम्बे में। और उसके बाद जब ये घूमने के लिए गए हनीमून जो है नैनीताल में, अब ये बहुत बड़े जो है वो थे तो लैंडलॉर्ड और बड़े जमींदार हैं जगह जगह इनके, तो लखनऊ में पहले से है, नदुआबाद में पहले से है इनका, नैनीताल में पहले से, तो नैनीताल में इनके पहले से, नैनीताल में इनके रहने का और सब घूमने का इंतज़ाम इन्होंने करवाया था। इसलिए तरह से जब लंदन गए हैं वहाँ भी सारा अरेंजमेंट इनकी तरफ से किया गया। तो ये उनके बेटे हैं राजा उमराबाद, तो यानी इसके पिता जो थे वो जिन्ना के दोस्त थे बहुत अच्छे, तो उस नाते ये उनको बेटा मानते थे। इनके साथ कोई बातचीत के हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है। इन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत सहायता की है मुस्लिम लीग को, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से जिन्ना जो है बातचीत करते हैं और ये प्लान कर रहे हैं। और जिन्ना ने इसके अतिरिक्त फिर प्रांतीय स्तर के दो उन नेताओं से संपर्क साधा, उनको मनाने में सफल हो गए जो वास्तव में मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे या मुस्लिम लीग के बैनर पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी अपनी अपनी प्रांतीय पार्टियां थी। एक थे पंजाब के सर सिकंदर याद खान, यूनियनिस्ट पार्टी के ये उस समय चीफ मिनिस्टर हैं, इनको प्रीमियर कहा जाता है उस समय, प्रीमियर चीफ मिनिस्टर। दूसरे हैं उसमें फजलुल हक, ये कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में। तो ये इनका कद जिन्ना से बड़ा है क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेज हैं बहुत ज़्यादा और इनके वो सबसे बड़े नेता हैं। तो अब जो अगला सेशन होना था 1937 का, जिन्ना ने जानबूझ के वो लखनऊ में रखा। जिन्ना के जितने भी आगे चलेंगे ना, बड़े ध्यान से यदि हम देखें ना, ये चॉइस बड़ी ध्यान से की जाती है, सिलेक्शन होती है। जैसे लखनऊ क्यों किया गया है, कांग्रेस को बता रहे हैं अभी तुमने धोखा दिया हमारे साथ ज्यादती की, इसलिए मैं लखनऊ में ही बताऊंगा तुम्हें, अवध में ही मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उस अवध में उसी में मैं अपने मुस्लिम लीग को तैयार करूंगा। तो इसमें राजा महमूदाबाद का जो है लखनऊ में भी पैलेस था, जिसका नाम अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो इसका नाम था केसर बाग। बहुत बड़ा महल है, उसको हाउस कह लीजिए, महल है। सारा सेशन ही वहीं हुआ था, ठहरे भी वहीं थे। सेशन की अलग जगह बनी हुई है, ठहरने का उसका अलग है, जहाँ वो अंदर ठहरते हैं। राजा महमूदाबाद खुद भी ठहरे हुए हैं, ये भी ठहरे हुए थे वहाँ पे। सिकंदर याद को इन्होंने बुला लिया था, फजलुल हक को बुला लिया था। 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 1937 को ये सेशन हो गया वहाँ पर। ये 2 दिन पहले पहुँच गए हैं। 14 अक्टूबर को वहीं राजा महमूदाबाद के जो महल है पहले से है, या उसका जो वो केसर बाग है, वहीं पे इन्होंने फजलुल हक और सिकंदर याद खान के साथ समझौता किया है, लिखित है ये। अब ये क्यों कर रहे थे वो, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको समझ आ गई
कि पहले इनको मना दो, ये अगर मान जाते हैं इनको अपने साथ ले लो, इनके थ्रू फिर सारा काम चलेगा आगे। ये वो करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये समझौता उन्होंने 14 अक्टूबर को किया है। पंजाब के संदर्भ में यदि आप बात करें तो इसको सिकंदर जिन्ना पैक्ट कहा जाता है। अब ये जब समझौता इन्होंने किया है उसके साथ, तो समझौते की जो शर्तें हैं वो शर्तें जो इस प्रकार से थी। पहला, सिकंदर हयात खां ये स्वीकार करेंगे, नाम उसका नहीं लिखा ऐसे है, उसमें ऐसे लिखा गया है, भारत के मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना। अब तक तो पंजाब ये मान नहीं रहा था। अब पंजाब के लोगों ने, पंजाब के मुसलमानों ने जिसको अपना नेता बना, उस नेता ने ये बात मान ली कि भारत के मुसलमानों की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उसका नेता मोहम्मद अली जिन्ना। और नंबर 2, पंजाब के, इनकी पार्टी का नाम है पंजाब नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी। दूसरी बात, पंजाब नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं और मुस्लिम जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी मुस्लिम लीग के भी सदस्य बनेंगे और उनकी दोहरी सदस्यता होगी। मुस्लिम मेंबर शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि इसमें यूनियनिस्ट पार्टी में हिंदू भी थे और सिख भी थे। सुंदर सिंह मजीठिया और या चौधरी छोटूराम जैसे लोग भी थे इसमें। और अब ये कि वो मुसलमान जो है उसके भी मेंबर है, मुस्लिम लीग के भी सदस्य हो गए। तीसरा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर ये दोनों दल अलग अलग होंगे। यूनियनिस्ट पार्टी का जैसे होता है ना लेजिस्लेटिव दल होता है, तो उसका नाम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव यूनियनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी, मुस्लिम लीग लेजिस्लेटिव पार्टी। अब जो यूनियनिस्ट वाले हैं वो दोनों के मेंबर वही, वो यूनियनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी का भी मेंबर, वो इसका भी मेंबर। अगली बात, आने वाले समय में यदि कोई असेंबली का चुनाव हुआ या बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जो कैंडिडेट होगा वो दोनों का साझा कैंडिडेट होगा, मुस्लिम लीग का और इनका अलग कैंडिडेट नहीं होगा। उससे अगली बात, मुस्लिम पार्लियामेंट्री, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पार्लियामेंट्री बोर्ड दोबारा से गठित किया जाएगा और ये जो यूनियनिस्ट है ये भी उसके सदस्य बन जाएंगे। इसी तरह के लगभग बात उसने फजलुल हक से कही है। तो जिन्ना जो है ना, जो मुझे ऐसा नजर आ रहा है वो पार्टीशन की तरफ उसका कदम यहीं से चल रहा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया कदम, क्योंकि उसने अब ये तय कर लिया भी कांग्रेस के तो खिलाफ है ही है, कांग्रेस के विरोध में है, लेकिन अपना आधार तो तैयार करे। और अपना आधार कैसे तैयार करे, भी इनको बना लिया ये इस बात से। हालांकि पंजाब के मुस्लिम लीग के जो नेता थे, इंक्लूडिंग मोहम्मद इकबाल, जो कि बहुत ज़्यादा ये कह रहे थे कि आप अलग राष्ट्र की बात 1931 से कर रहे हो तो वो करें, उसने भी इस पैक्ट का विरोध किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही कि जिन्ना क्या कर रहे हैं। उन्होंने इसका पैक्ट का समर्थन नहीं किया, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे, पहले 37 केस की घटना की बात कर लें फिर वो चर्चा करेंगे, उसको विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिन्ना कैलकुलेटिव है, जिन्ना बहुत कैलकुलेटिव, जिन्ना ने जानबूझ के किया है, यानी जिन्ना ने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया बंगाल में और पंजाब में, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पे कौन नेता, यानी आगे से कभी बात होगी तो ये प्रांत के 2 मुसलमान नेता क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी मुस्लिम लीग और हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना, ये उसने अचीव कर लिया यहाँ पर। अब आम लोगों को अपनी छवि भी उसी तरह से दिखाई है उसने। अब उस बात की चर्चा करेंगे जो आप कर रहे थे। अब ये 14 तारीख को इन्होंने समझौता कर लिया इनके साथ, सेशन शुरू होना था 15 को, एक दिन पहले समझौता कर लिया इसने। 14 तारीख को ये वहीं रुके हुए थे उनके पैलेस में, बाहर लोग ठहरे हुए हैं, अंदर जो मेन पैलेस है उसमें ये परिवार के लोग हैं, राजा महमूदाबाद हो रही है, मोहम्मद अली जिन्ना भी ऊपर ठहरे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो है बेडरूम बने हुए हैं, नीचे ड्राइंग रूम है, बैठने की जगह है। वहाँ अब जब ये रात को रुके और सुबह जब उतरे हैं तो उसका चित्रण इसने किया है और वो लियाकत अली खान को भी लिखते हैं इस बारे में। तो पहली बार ऐसा हुआ, नॉर्मली जब पब्लिक फंक्शन है या कहीं मिलते जुलते हैं जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वेस्टर्न ड्रेस जो है ये डालते थे। तो वो हैरानी से देख रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो आ रहे हैं, जीने से उतर के आ रहे हैं
और उसने पंजाबी शेरवानी डाली हुई है, चूड़ीदार पजामा उसने डाला है और उसका लिबास बदल गया। इन्हीं 14 को समझौता किया, तब भी उसके माइंड में था जिन्ना के, और वो उसने आम लोगों को दिखाने के लिए अपना लिबास ही बदल लिया। और वो मुस्लिम जो है पोशाक है उसकी बिल्कुल से। और नीचे आके फिर उन्होंने उससे पूछा भी है, तो इसका जिक्र करते हैं राजा मुरादाबाद जो है ना, अमीर अहमद खान, तो कैसे लग रहे हैं। तो उस समय फिर उसने कहा भी है कि गांधी कैप के नाम से कैप मशहूर है, हालांकि गांधी स्वयं तो लगाते ही नहीं थे, और एक बार वो बात हो चल पड़ी तो नाम हो गया उसका गांधी का। तो वो फिर गया है ऊपर, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास एक कैप है। मैंने बताया ना ये सेंट्रल एशिया से पर्शिया के शाह जो है ना, ये उनके वंशज है, और उससे भी पीछे चले जाए ना, ये फर्स्ट कैलिफ के वंशज है। ये जो व्यक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इराक चला गया था, ये सन 47 के बाद इंडिया में नहीं रहा, पाकिस्तान में भी ज़्यादा समय नहीं रहा, बीच में आता जाता रहा, कभी पाकिस्तान कभी इंडिया, सेटल ये इराक हो गया, और फाइनली ये इंग्लैंड में लंदन में जाके सेटल हो गए थे, और लंदन में इसका जो है स्वर्गवास हुआ है, कहीं 1973 में है ये। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसने फाइनेंशियल हेल्प मुस्लिम लीग को 47 से पहले भी दी है, इवन जिन्ना को इसने 47 के बाद भी जो है पैसा दिया है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था, इस तरह की चीज़ थी। तो ये बताता है क्योंकि उस परिवार ये वहाँ जाते रहते हैं लगातार, पर्शिया, उस समय तो ईरान और इराक बन गया वो, तो ईरान में भी जाते हैं, ये इराक में भी जाते हैं। तो इसने बताया कि मुझे जो है, मैं गया था ईरान, तो मेरे को शाह ने जो है वो एक कैप दी थी, तो मैं कैप आपको देता हूँ, वो फर वाली कैप है, आप वो दिखाना फोटो अगर आपके पास हो, आपको कहीं मिल जाए वो दिखाना। लेकिन आप ध्यान रखें कि फर वाली कैप में फोटो में एक में तो उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस डाली हुई है, आप वो नहीं दिखाएं, वो दिखाना जिसमें उन्होंने शेरवानी डाली है, अगर वो मिल जाए तो वो दिखाओ। शेरवानी डाली हुई है यहाँ पे उसने, तो फर वाली कैप जो वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बाद में उसने कहीं कहीं लगाई है, लेकिन यहाँ शेरवानी डाली है उसने। तो 15 अक्टूबर को उसकी वेशभूषा बदल गई है। अब हिम्मत आ गई उसको 14 को उन लोगों से समझौता किया था जिन्होंने निकाल दिया था। अगर आपको याद हो, लाहौर रेलवे स्टेशन पे मोहम्मद इकबाल और मलिक बरकत अली और मियाँ बशीर अहमद और 12 आदमी छोड़ने आए थे, उसने कहा था दिस इज सच ए होपलेस प्लेस, आई शैल नेवर कम टू पंजाब। उसी पंजाब के सबसे बड़े नेता को अपना मुरीद बना लिया, तो बहुत बड़ी बात थी, फजलुल हक को बना लिया अपने साथ, इसलिए खुश है, और अगले दिन जो भी अपना कर लिया। और उसके बाद 15 अक्टूबर को ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की काउंसिल ने इसको रेटिफाई कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दी, समझौता हो गया दोनों के साथ। और उसी 15 अक्टूबर को इसने कांग्रेस को जी भर के कोसा, तो बहुत बुरी तरह से, और पहली बार ऐसा हुआ, और साफ साफ कहा भी है तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और आने वाले समय में मुसलमानों के लिए बहुत बुरा होने वाला है, हिंदू राज होगा, ये जो भी चलता रहेगा। तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए भारी से अधिक से संख्या में मुस्लिम लीग के साथ जुड़े। तो यहाँ पे साफ साफ उसने अटैक कर दिया, फ्रंटल अटैक है कांग्रेस के साथ। यहाँ पे मैं एक चीज़ रेफर करूँगा आपको, मैं रेफर क्या मैं बताना चाहूँगा, पहले भी 2-3 लेक्चर हम कर चुके हैं, आगे भी चलते रहेंगे, ये सारे सीरीज हम कर रहे हैं। थोड़ा सा कई बार आज की परिस्थितियों में ना इंटरप्रेशन अजीब हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है मुझे बताना जरूरी है। हम उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो 47 तक थी, उसके बाद की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस 1947 के बाद पॉलिटिकल पार्टी है, 1947 से पहले पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ये। भाई कांग्रेस में तो मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी भी थे, कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस भी थे, कांग्रेस में गांधी भी थे, और गांधी इस बात को सबसे ज़्यादा समझते थे, इसलिए 47 में उन्होंने कहा भी था भाई आप कांग्रेस को डिसॉल्व करो। तो नेहरू माने कोई नहीं, क्योंकि नेहरू को लगता था कांग्रेस एक गई तो तेरी सरकार गई। तो मैं जब भी कहीं बात आएगी तो थोड़ा सा अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि इसको ध्यान में रखें हम। और वैसे भी मैंने ये भी कहा साथ में कि जो हमारा संघर्ष है ना आज़ादी का, वो 1885 और 47 और केवल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, पर यहाँ क्योंकि बातचीत उसके साथ हो रही है इसलिए बार बार उसका जिक्र होगा। और इसके अतिरिक्त इसमें एक फिगर हो रहा थी गांधी। गांधी तो मैं बिल्कुल समझता हूँ इतिहासकार के तौर पे गांधी का कद कांग्रेस से बहुत बड़ा है। गांधी कांग्रेस का नेता नहीं थे, गांधी थे भारत के लोगों के नेता, और उसमें मुसलमान भी है। बड़ी बात है कि उसमें मुसलमान भी है।
तो कांग्रेस तो मतलब गांधी का जिक्र आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं जो देखने वाले, सुनने वाले या हमारे जो रीडर्स हैं, चाहने वाले जो हैं, वो इसको इस तरीके से जरा देखें, उसको आज की परिस्थितियों में देखने का प्रयत्न ना करें, तो इंटरप्रिटेशन उसमें खराब हो जाती है सारी। तो यहाँ पे जो है ना, उसने जब बातचीत की है, कांग्रेस पे फ्रंटल अटैक कर दिया। और ये बात गांधी ने लिखी भी है, पूरा पत्र हमें बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ कहीं बहुत जरूरी आएगा तब मैंने पहले भी 1-2 बार लाइनें पढ़ी हैं, अन्यथा मैं वैसे ही बता दूंगा, वो समझना ज़बानी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक सा होता है। तो गांधी का लेटर है यहाँ पे, गांधी ने चिट्ठी लिखी है इनको, और अक्टूबर में ही है, फिर 38 में भी लिखा है उन्होंने, जवाब इन्होंने बाद में दिया, अप्रैल 38 में कहीं जवाब दे दिया, और 37 के एंड में। तो उन्होंने लिखा है, भाई मैंने आपका वो लेक्चर सारा जो है, जो भी था उसको पढ़ा, मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, और ये तो आपने साफ साफ, उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है, 3 शब्द इंग्लिश में लेटर, तो वो कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट हिंदूज। तो डिक्लेरेशन ऑफ वार है आपका, तो साफ साफ इसने 2 महीने के बाद उसका जवाब दिया जिन्ना ने, और जिन्ना ने उसको लिखते हैं, जिन्ना लिखते हैं, कहते नहीं जी आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, और मैं कोई डिक्लेरेशन ऑफ वार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, एक। और दूसरी बात कि पिछले कुछ महीनों से जो कुछ चल रहा है आपने उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो क्या है, आपने उसको तो ध्यान नहीं दिया, आप मुझ पे कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ वार। फिर गांधी ने एक और चिट्ठी लिखी है, ये 38 में अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई में है चिट्ठी। गांधी फिर लिखते हैं, फिर गांधी लिखते हैं उनको कि आप तो कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ वार नहीं है, लेकिन आपके शब्द तो सारे वही बता रहे हैं, और आपने मुझे जो दूसरी चिट्ठी लिखी है उससे भी यही लगता है कि आप तो डिक्लेरेशन ऑफ वार कर चुके हैं। आप कहते वो वाले जिन्ना नहीं हो जो मुझे 1915 में मिले थे और बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, और जब मैं आया था तो मेरे से पहले आप तो कांग्रेस में थे। ये लिखा है गांधी ने, जिन्ना ने इसका एकदम जवाब दिया। पहले वाली चिट्ठी का 2 महीने बाद जवाब दिया, इसका जवाब एकदम दिया उसने। तो चिट्ठी का जो जवाब है काफी लंबा है, अगर उसको मैं साधारण शब्दों में कहूँ ना, तो जिन्ना साफ साफ कहता है कि गांधी जी अगर मैं वो वाला जिन्ना नहीं हूं तो आप वो वाले गांधी नहीं हो जो मुझे 1915 में मिले थे, आप भी तो वो नहीं हो, आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है और आप बोले ही नहीं हो, तो ज्यादती हो रही है हमारे साथ। तो इसलिए मैं तो आप किस बात से फैसला करेंगे, कौन सा तराजू लेके आप तोल लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, मैं जो अब कर रहा हूं वही सही है, उसने ये कहा है यहाँ पर। इन चिट्ठियों को बड़े ध्यान से देखें ना, तो इससे साफ साफ लगता है कि भाई जिन्ना पीछे हटने वाला नहीं है। 40, 42, 47 तो बाद में आएगा, 37 की 38 की इन चिट्ठियों से साफ लग जाता है कि जिन्ना पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए एक हिस्टोरियन को यदि हम याद करें, जिसका हमने शुरू में भी चर्चा की थी, आयशा जलाल, या इसी तरह के जो कहते हैं कि तो बार्गेनिंग तो 40 की 46 की बात करें, मैं तो 37 की बात कर रहा हूँ। नेहरू के भी लेटर्स हैं, नेहरू ने भी गांधी के साथ साथ नेहरू ने भी चिट्ठी लिखी है, और नेहरू ने भी इसी तरह की नाराजगी उसको जाहिर की है, नेहरू को भी जवाब दिया उसने, और नेहरू को भी उन्होंने यही कहा कि आप पिछले कुछ दिनों से जो कुछ कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो बजाय मेरी तरफ ध्यान देने के। वो साफ साफ लिखते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं है, तो आप मुझे जो कह रहे हैं आप अपनी तरफ ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए 1937 में जो कुछ इन्होंने कर डाला, और जिसका मैंने बताया कि यहाँ गांधी भी लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू भी लिख रहे हैं, हालांकि वो इतने सचेत नहीं हुए हैं या उन्होंने उस तरीके से सीरियसली लिया नहीं है, लिखा जरूर है, बट मोहम्मद अली जिन्ना बात वेरी सीरियस, वो बिल्कुल सीरियस है इस मुद्दे को लेकर। अब थोड़ी सी चर्चा यदि हम इस संदर्भ में पंजाब की कर लें, जो मैंने थोड़ा सा बीच में उठाया था, जब इन्होंने समझौता कर लिया वहां पर, मैंने अपनी जो पुस्तकें हैं दोनों, पंजाब डिवाइडेड और दूसरी जिन्ना एंड पंजाब, इन दोनों पुस्तकों में मैंने इस घटना को, इस चैप्टर को, इस इवेंट को बहुत डिटेल में लिखा है इसमें। अगर कोई और सुनने वाले हमारे जिज्ञासु जो है देखना चाहें तो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ पर, जिसमें मैंने बताया कि ये
37 का जो जिन्ना सिकंदर पैक्ट है या फजलुल पैक्ट है या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन है 1937 का, ये अपने आप में पार्टीशन की तरफ ले जाने वाला पहला बड़ा कदम है। पेंड्रल मून ने ये कहा था कि 1937 के चुनाव के पश्चात जो कुछ हुआ वो फैटल एरर था एंड दैट बिकेम द प्राइम कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मैं ये कहता हूं कि 1937 के अक्टूबर में केसर बाग में जो कुछ हुआ था दैट वाज द प्राइम कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम कॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसका जिक्र पंजाब के नेताओं का जिक्र करेंगे। बीच में मुझे एक और बात बहुत महत्वपूर्ण याद आ गई, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि जो ये प्रांतों के बड़े नेता थे और जो प्रीमियर बन चुके हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ था। तो उसमें गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर होता था। गवर्नर इनको एक्चुअली कंट्रोल भी करता है, क्योंकि एक्चुअल तो रूल अभी ब्रिटिश ही चल रहा है ना। गवर्नर उस समय एमरसन गवर्नर है। एमरसन का एक लेटर है, एमरसन ने यहाँ लेटर लिखा है वाइस राय को। ये लेटर अक्टूबर का ही है, बहुत बड़ा लेटर है और वो नॉर्मल इस तरह से लिखते हैं, एक तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं वो अपनी, ऐसा होता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह का लेटर लिखा हुआ है ये। गवर्नर ऑफ पंजाब एमरसन ने वाइस राय ऑफ इंडिया लिनलिथ गो को लेटर लिखा है। उसमें और भी बहुत सारी उन्होंने घटनाओं का, बातों का जिक्र किया है। उसमें एक सिकंदर ने जो जिन्ना से पैक्ट किया वो उसके बारे में लिखता है, और इनके बीच में जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है, इनके बीच में लगातार बातचीत होती रहती थी, जैसे अब भी होता है। उस समय तो ज़्यादा होती थी, क्योंकि गवर्नर को भी ये देखना है भाई चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, उसको हुकूमत अंग्रेज ने अपनी हुकूमत चलानी है। तो सिकंदर लगातार उसको मिलते थे या बुला लेते थे, इनकी बातचीत होती है। तो वो कहता है कि भाई जब ये उसने लिखा है, साफ साफ लिख रहा है उसमें कि सिकंदर कहाँ जब ये साहब गए हैं लखनऊ, तो मुझे इसने ये नहीं बताया कि समझौता करने जा रहा है। पहली बात तो कहता मुझे ये हैरानी हुई कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेशन में जा रहा है। तो मुझे जब इससे बातचीत हुई तो उसने मुझे ये बताया कि आने वाले समय में इस बात का डर हो सकता है कि हमारे यूनियनिस्ट के कुछ मुसलमान जो एमएलए या कुछ नेता या कुछ लीडर या मेंबर्स हैं डिरेक्ट ना कर जाएं, तो इसलिए मैं अपने आप को मजबूत कर रख लेना चाहता हूँ। मैं इनके साथ बिल्कुल कतई नहीं हूँ, इनके साथ। एमरसन को ये कह रहा है, तो मैं तो इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन वो कहता है कि मुझे इसने ये नहीं बताया था कि ये वहाँ जाके समझौता करने वाला है उनके साथ। ये वहाँ जाके समझौता करके आए हैं। अब समझौते की शर्तें क्या है इसने वो भी मुझे पूरी तरह से नहीं बताई है, लेकिन फिर भी जितना कुछ बताया है उसके आधार पे मैं बीच में फिर रिपीट कर रहा हूँ। एमरसन लिख रहा है किसको? लिनलिथ गो। एमरसन कहते हैं उसके आधार पे ये मैं बता सकता हूँ। अभी तक तो सिकंदर याद खां बहुत खुश है कि मैंने अपनी उपलब्धि कर ली कि मैंने जो मुस्लिम लीग को इसके माध्यम से मैं कंट्रोल कर लूंगा, पंजाब की मुस्लिम लीग मेरे हाथ में आ गई। लेकिन वास्तव में कहता मुझे ऐसा लगता है कि ये जीत जो है जिंदगी हो रही। ये एमरसन लिख रहा है लिनलिथ को, उसको समझ आ गई, उसको पता लग गया। अब उससे बाद अगर तुम बात करोगे वाइस राय को अगर मुस्लिम लीडर से बात करनी है तो वाइस राय किससे बात करेगा? जिन्ना से। उसको ये समझ आ गई बात। तो जो मैंने बात कही है ना, ये आप देखें ना, एमरसन लिख रहे हैं, ये लेटर मिलते हैं। ये पहले जो मैंने राजा महमूदाबाद का कहा वो भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में है रिकॉर्ड, ये भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रिकॉर्ड है। ये उसका दर मिलता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो होते हैं ना, जो गवर्नर थे किसी भी टाइम के प्रोविंस के, जो वाइस राय को जो भी लिखते थे उनके बीच में वो सारा कुछ नाम अवेलेबल है। और ये पब्लिश भी हुआ है कहीं, मैं ठीक तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ। शायद लाइब्रेरी में है, शायद ब्रिटिश लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी ने रिटायर होने के बाद उसने एडिट करा है कुछ, वहाँ एडिट है, पब्लिश भी है, लेकिन लंदन लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो इसका व्यू भी आ गया यहाँ पर। वही मान रहा है कि ये भाई गलत कर लिया इसने। यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने तो विरोध किया, मुस्लिम लीग के लीडर भी विरोध कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को ठीक तरीके से, जिसमें मोहम्मद इकबाल है, 3 या 4 ही ज्यादा बड़े नाम है नहीं। मलिक बरकत अली है, मियाँ बशीर अहमद है, या गुलाम रसूल है। गुलाम रसूल ये सेक्रेटरी थे और मोहम्मद इकबाल ये प्रेसिडेंट थे। और 2 इनके
एमएलए बने थे, पहले हम शायद जिक्र कर चुके हैं, मैं एक बार याद दिलवा दूँ। एक थे राजा गजनफर अली खान, एक मलिक बरकत अली साहब, ये दो ही थे सिर्फ। और इन दो में से भी गजनफर अली को सिकंदर हयात ने कहा भाई मैं तेरे को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दूंगा। वो छोड़ के बोले ठीक है भैया मैं तो आपके साथ हूँ। अकेला एक आदमी रहेगा असेंबली के भीतर। अब आप देख लो कि विक्ट्री किसकी हो रही है, वो जिन्ना की जीत हो रही है भाई। जिन्ना ने आपके सारे के सारे जीते हुए एमएलए को मुस्लिम लीग का बना दिया, तो कौन जीत गया? जिन्ना। पेट्रोल आप करते रहो। यहाँ तक कि उसने ये बात भी मान ली 1938 में, इनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है मोहम्मद इकबाल की, और उनको लगता है कि जिन्ना मेरी बात मान भी रहे हैं नहीं रहे, उसने इस्तीफा दे दिया था और डेथ भी हो जाती है। 38 में इनकी डेथ हो जाती है, अप्रैल में है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और सिकंदर हयात खान का एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका विश्वास पात्री कहा जाएगा, और नवाब मामदूद, ये फिरोजपुर के पास एक स्टेट थी, बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, शाहनवाज खान मामदूद। बाल्मीसी का बेटा फिर दूसरा प्रेसिडेंट बनता है इसकी मृत्यु के बाद, इफ्तियार हुसैन खान मामदूद, बहुत बड़ा ज़मीन के मालिक हैं, ये उस समय सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। और इसको इसलिए बनाया था कि भाई मुस्लिम लीग को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो जिन्ना देखो यहाँ पे किससे हेल्प ले रहा है? राजा महमूदाबाद, 2 करोड़ों का मालिक है उस समय, और उधर से ले लिया किसको? शाहनवाज खान मामदूद, वो उससे हेल्प कर रहा है। तो इकबाल को, यानी वो व्यक्ति जो इतने सालों से मुस्लिम लीग साहब सेवा कर रहा था, और जिसने सही मायनों में सबसे पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव लेके वही आता है। हालांकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग उसने नहीं किया था 1931 इलाहाबाद में, उसके बाद उसने लेटर्स भी लिखे, और जिन्ना को लंदन में भी खूब समझाने का मौका उसने कोशिश की, नहीं माने, वो रिजाइन कर जाता है, क्योंकि वो कहता है कि ठीक नहीं हो रहा। पर जिन्ना कहते हैं नहीं, आपको पता नहीं है क्या होने जा रहा है, इसी के थ्रू कंट्रोल करेंगे। ये पंजाब में जो करते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अब बात अगर वायसराय इसके साथ करेगा, तो ये सिकंदर हयात खान बात नहीं करेगा। सिकंदर हयात खान वायसराय को ये कहेगा भी बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि हमारा पार्टी मुस्लिम लीग और हमारे नेता मुस्लिम लीग, हम बातचीत उसमें नहीं कर सकते, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ 1-2 लेटर का भी जिक्र हम करेंगे अंत में, और ये लेटर जो है ये इसने इकबाल ने लिखे हैं। हालांकि थोड़ा सा निराश है उससे, लेकिन फिर भी उम्मीद भी उसी से, निराश भी है। तो भाई प्रेसिडेंट को मोहम्मद अली जिन्ना, और सबसे बातचीत कौन कर रहा है? वही कर रहा है, तो थोड़ा निराश है, लेकिन फिर भी उसको उम्मीद उसी से है। और अब की बार उसके लेटर का जवाब दिया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये नॉर्मली उसकी चिट्ठी पहली बात तो पढ़ता नहीं था ठीक से, पढ़ लेते थे 37 में तो जवाब नहीं दिया, लेकिन 37 में दोनों चिट्ठियाँ इसने ठीक से पढ़ी। 38 वाली चिट्ठी का तो उसने जवाब दिया। ये अनिल आप मेरे को ये दें यहाँ से, मैं इसमें से देख के बताता हूँ। ये जो इधर पेपर पड़े ना, ये वाले, ये नहीं, हाँ ये कोई नहीं, वहीं से दे देना। तो उसके लेटर का ये जवाब देते हैं। अप्रैल के शुरू में ही है ये, मुझे लगता है बस उसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया है, थोड़ी दिन पहले ही। तो ये जो लिख रहे हैं ना जिन्ना को इस समय, अब जिन्ना के माइंड में भी वही है जो ये लिख रहे हैं, इसलिए जिन्ना आपकी बार जवाब दे रहे हैं। जिन्ना उसी रास्ते में चल पड़े। ये लिखता है, आई बिलीव दैट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन which gives no promise of improving the lot of the average Muslim cannot at all attract the masses। भाई जो आम लोगों के, एवरेज मुस्लिम के जो उसका हालात है उसको सुधारने का, उसको ऊंचा बढ़िया करने का अगर कोई मौका नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन मासिस को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो भैया वैसा बना लो। तो दोनों बातें आ गई कि आप उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाए और मासिस को ले। दिस इज व्हाट जिन्ना वाज डूइंग। जिन्ना इसको इनडायरेक्टली कर रहा है। मासिस किसके साथ? यूनियनिस्ट पार्टी के साथ, कृषक प्रजा पार्टी के साथ। उनके नेता कौन? फजलुल हक, सिकंदर हयात खान। तो उन्हीं को पकड़ लिया और उनके थ्रू दोहरा 3 काम कर डाले उसने। अभी एक बार उसके जवाब पढ़ते हैं, वे 3 काम क्या हुए रहते। अब की बार जिन्ना ने जवाब दिया।
अब जिन्ना क्या लिखते हैं, कोट, द लीग हैज बीन ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे। कहता मासी जा रही है इसमें, स्ट्रॉन्गर कैसे होगी, मेंबर बनेंगे तो भी स्ट्रॉन्गर हुई ना। बिफोर द लखनऊ सेशन, कोमा, द मेंबरशिप रैन इनटू सेवरल थाउजेंड्स, क्योंकि 38 में बात हो रही है ना, 37 में हो गया था और इसने अपना कृष्ण कर दिया। बट टुडे देयर आर हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ मुसलमान, पहले है सेवरल थाउजेंड्स, अब है हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मुसलमान हु आर अंडर द बैनर ऑफ द लीग, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये लेटर का कुछ हिस्सा लिया है। तो जिन्ना ने इकबाल को भी बताया, यानी इससे दो बातें आई कि वो भी अब इकबाल से सहमत है, जिन्ना भी अब इकबाल से सहमत है, अभी मुसलमानों का अलग राष्ट्र होगा, इसलिए तो उसको जवाब दे रहा है, नहीं तो पहले तो जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि इकबाल तो सन 31 है, आप ध्यान दें यहाँ पर, मोहम्मद इकबाल तो 31 से 1931 से कह रहा है भाई अलग राष्ट्र, नाम नहीं दिया उसने, वो अलग बात, वो तो अलग राष्ट्र की बात कर रहा है। और उसने 31 से 35 तक इसको बहुत समझाने की कोशिश की है लंदन में साहब, लेकिन जिन्ना नहीं समझे। और उसके बाद जब यहाँ पे आ गए हैं, उसने फिर भी इनको लेटर लिखे है, तब भी उसने कोई इसको जवाब कभी नहीं दिया। और अब जो है वो 38 में इनको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि 37 में जिन्ना उस रास्ते पे चल पड़े थे जो कि पार्टीशन की तरफ जा रहा था। तो 3 काम कर दिए उसने एक ही एक्शन में, उन मुसलमान नेताओं को अपने साथ मिला लिया जो कि उस समय के भारत के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे। जिन्ना सिर्फ कागजी नेता था, ये असली नेता थे, उनको अपने साथ ले लिया, नंबर 1। नंबर 2, अब इन्हीं के रास्ते से वो कहां पहुंचेंगे, इन्हीं के रास्ते से मुस्लिम लीग ब्रिटिश के पास पहुंचेगी। नंबर 3, इसी के रास्ते से वो कांग्रेस, जिसको कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरी दुश्मन है, हिंदुओं की जमात है तो, क्योंकि 2 राष्ट्र है, इसी के रास्ते से वो किसको अटैक करेगा, कांग्रेस को। और इसी के रास्ते से वो कहां पहुंचेगा, मुसलमान तक पहुंचेगा। क्योंकि अब सिकंदर याद खां और फजलुल हक, चाहे उसको अच्छा समझे बुरा समझे, उनको मन में अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, लेकिन उन्हें असेंबली के भीतर भी बताना पड़ेगा, असेंबली के बाहर भी बताना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मुस्लिम लीग है। तो आम लोगों का क्या मैसेज चला गया कि भाई पार्टी बड़ी कौन सी है, यूनियनिस्ट से बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग है, वो तो खुद हमारा चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो यानी आम लोगों तक भी पहुंच गए। इसलिए उसने अब की बार इकबाल को जवाब दे दिया, अब की बार इकबाल को जवाब दे दिया। तो 38 के मिडल तक यदि हम आते हैं तो ये हमें स्थिति सारी नजर आती है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया, इसलिए जो है ना, हम जो 1942 में ढूंढते हैं, 46 में ढूंढते हैं, 47 में ढूंढते हैं, वहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने 37 वाला जिक्र किया, मैंने उसको माना वो गलती है, लेकिन केवल कांग्रेस के गलती कर देने से पार्टीशन नहीं हो रहा था, सिर्फ वो तो गलतियां पहले ही करती रही है, वो तो कोई इशू था ही नहीं। या तो वो तो इशू, उसके साथ साथ इशू एक और भी था, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कह देता हूँ, और वो खुद वो है जिसने बनाया, जिसने पार्टीशन की सारी प्रक्रिया ये करी, वो ये। तो इसको हमने समझा आज 1938, यही आपका शुरू का प्रश्न था आज, और यहीं पे हमने कल भी बात करी थी कि आज उसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज मुझे लगता है यहाँ पे हम समाप्त करें।